साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है चेक बाउंस से। साथियों, जजमेंट है कंसर्निंग द एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड, और क्या ये मामला था और क्या क्या दावपेच रहे आरोपी के, उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक करेंगे प्रॉब्लम को और फिर बात करेंगे अपन सॉल्यूशन पे। साथियों, एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 21 अगस्त 2025 और टाइटल है सोहेब खान वर्सेस विशाल। इस केस में क्या हुआ था कि एक परिवाद को जो है पेश करा परिवादी ने। उसका कहना यह था कि मुझसे पैसे उधार लिए आरोपी ने, जिसको कहते हैं टेकिंग लोन ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल लीड। जो राशि उधार ले गई वो 1.5 लाख रुपए थी। मैंने राशि जो है उनको उधार दे दी, जिसकी अदायगी पेटे 2 चेक जो है दिए गए। जो चेक दिए गए वो 75,000 रुपये के थे। जब दोनों ही चेक मैंने बैंक में लगाए तो ये दोनों ही चेक बाउंस हो गए। मैंने परिवादी को जो है नोटिस दिया, इसका उससे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और ना ही पैसों का भुगतान किया। मजबूरन जो है मुझे परिवाद पेश करना पड़ा। अमूमन हर केस में जो कि जुड़ा हुआ है चेक बाउंस से, यही स्टोरी जो है निकल के आती है। साथियों, यहाँ पर प्राइम अटैक था अक्यूज का कि मैंने कोई भी रुपए उधार नहीं लिए और ना ही किसी भी राशि के भुगतान के लिए कोई चेक दिया। कहना यह था आरोपी का कि जो ये चेक हैं ये लॉस्ट हो चुके थे। इसके बारे में मैंने रिपोर्ट दी है पुलिस को भी और ये फैक्ट इन्फॉर्म किया है कंसर्न बैंक मैनेजर को भी। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास एक प्रोबेबल डिफेंस है जिसको कंसिडर किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 139 एनआई एक्ट का उसको रिब्यूट किया जा सके। कहना यह था कि जो मोटिव है क्राइम का जो कि बताया गया परिवाद में, वो यह है कि परिवादी ने यह कहा कि आरोपी ने अपनी मदर के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। बेसिकली इट इज कंसर्न फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज मॉम। पर कहना यह था कंसर्न आरोपी का कि मैंने कभी भी कोई भी राशि मेरी माँ के इलाज के लिए उधार नहीं ली। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात तो मेरी मदर की भी जो है इनकम है फ्रॉम द पेंशन, और जहाँ उसने जॉब करी थी वो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्री मेडिकल एड इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अगर उसको बीमारी होती भी, चाहे बीमारी कोई सी भी हो, तो ऐसी स्थिति में सारा का सारा खर्चा उठाना था इंस्टीट्यूशंस को। तो मदर के इलाज के लिए पैसे लेना और उसके पेटे चेक देना, इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। स्टोरी अपने आप में ही सस्पेक्टेड, कॉम्प्रोमाइज और कॉन्कॉक्टेड दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जो भी स्टोरी लेके आ रहा है परिवादी, हमको उस पर अटैक करना होगा और उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोबेबल डिफेंस जो है रेस करना होगा। अदरवाइज आप सेक्शन 139 एन एक्ट का प्रिजम्पशन नहीं तोड़ पाओगे। एक उदाहरण अपन और भी लेते हैं समझने के एंगल से। एक बार क्या हुआ कि परिवादी ने एक चेक बाउंस केस जो है पेश किया। उसमें कहना यह था परिवादी का कि 1 लाख रुपए जो है उधार लिए। कहना यह था आरोपी का कि 50,000 रुपये मैंने चुकता कर दिए और उसने बैंक की एंट्री दिखा दी। अब ड्यू अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 लाख या 50,000 रुपये? आपका उत्तर यही तो होगा 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये का क्या नहीं करा परिवादी ने, इंड्रोसमेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, स्टोरी हो गई डाउटफुल। जैसे स्टोरी हो गई डाउटफुल तो जो प्रिजम्पशन है वो अपने आप में ही रिब्यूट हो जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मोटिव क्या था कि मदर के इलाज के लिए पैसे लिए, पर वो साफ साफ लिख के ला रहा है कि मदर को जरूरत थी नहीं इलाज की। अगर जरूरत होती भी तो संपूर्ण खर्चा डिपार्टमेंट जो है भरता। और इसके अलावा क्या इलाज चला मदर का, मैंने कहाँ इलाज कराया, कैसे कराया, इसका कोई भी जस्टिफिकेशन फाइल पे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो फैक्ट्स हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉन्कॉक्टेड है। साथियों, इस केस में ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था आरोपी को, पर अपीलन कोर्ट ने जो है बरी कर दिया और उसके अगेंस्ट जो है रिवीजन फाइल करी थी परिवादी ने। पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो रिवीजन का स्कोप है वो लिमिटेड है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप धारा 401 सीआरपीसी का पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्विटल की फाइंडिंग को रिवीजन में कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर अपील में बरी हो गए हो तो चांसेस ना के बराबर हैं कन्विक्शन के बिफोर द कोर्ट ऑफ रिवीजन, क्योंकि लॉ ही बार कर रहा है उसको। पर इंटरफेरेंस कब होगा कि जब कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स को जो है चॉकआउट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है परिवादी तो देयर इज नो नीड टू वरी। दूसरी बात यह है कि चेक बाउंस केस में चेक का बाउंस हो जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है टू अट्रैक्ट द प्रोसिक्यूशन। शर्त क्या है कि चेक मस्ट बी टूवर्ड्स अ लीगल एनफोर्सेबल डेट। दूसरी बात वो चेक बाउंस हो। तीसरी बात नोटिस दिया गया और नोटिस देने की 15 डेज के भीतर भीतर पेमेंट नहीं किया गया। अगर वो स्थिति होगी
तो ही इफेक्टिव कंप्लायंसेस होगा सेक्शन 138 सब क्लॉज बी एनआई एक्ट का, अदरवाइज केस जो है फेल होगा। तीसरी बात यह कि मोटिव ऑफ क्राइम क्या है। अगर मोटिव ऑफ क्राइम जो है सस्पेक्टेड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसके समर्थन में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, तो डेफिनेटली डाउट क्रिएट होगा और फायदा मिलेगा कंसर्न आरोपी को। एक बात ध्यान रखिएगा कि चेक का मामला हो चाहे कोई भी मैटर हो, इवन तो प्रिजम्पशन भी है तब भी केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट परिवादी को। प्रिजम्पशन से क्या होता है कि एक इनिशियल लेवल पर राहत मिल जाती है परिवादी को, पर एक बात ध्यान रखिएगा प्रिजम्पशन को जो है आप रिब्यूट कर सकते हैं, जिसको रिब्यूट करने के लिए आपको प्रोबेबल डिफेंस जो है रेस करना होगा। इसका क्राइटेरिया क्या है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। साथियों, कोर्ट ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा अमाउंट उधार दिया गया और कोई एग्रीमेंट नहीं है पक्षकारों के बीच में। और इसके अलावा अगर उधार दिए भी गए हैं पैसे, वो 1.5 लाख रुपए हैं, जबकि एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 269 SS ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अगर ट्रांजेक्शन 20,000 से ऊपर है और वो कैश में है, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 271D IT एक्ट का जो है उल्लंघन होता है और ऐसा उल्लंघन कंसर्न डेट को और उसके अस्तित्व को भी डाउटफुल करता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का भी जो है फायदा मिला। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी चेक बाउंस केस आप लड़ते हैं तो लैंडिंग कैपेसिटी, इंट्रैक्शन, डिमांड और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लैंडिंग के समर्थन में क्या क्या एविडेंसेस हैं उसको जरूर एग्जामिन कीजिएगा, उसकी जरूर स्क्रूटनी कीजिएगा और यही बनते हैं हमारे केस में जीत का आधार। जैसे इस केस में बने कि कंसर्न अपीलेंट कोर्ट ने इन सभी पॉइंट्स को मानते हुए आरोपी को बरी कर दिया और हाई कोर्ट ने इन द रिवीजन ज्यूरिडिक्शन इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए जो एक्विटल था उसको अपील किया और जो रिवीजन पिटिशन था परिवादी का उसको रिजेक्ट करने के आदेश दे दिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।